हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम स्टैटिक जेके की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 01, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसी के तहत आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एसएससी जेई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टैटिक जेके आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे भाई, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसमें कोई भी एक फिक्स नहीं होता कि आप इतना पढ़ लोगे तो आपका इतना नंबर आ जाएगा। पर स्टैटिक जीके जीएस एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा मोड है। अगर आप एक बार की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप एक बार इसमें अपना समय दे देते हो, एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, तो आपको हर एक एग्ज़ाम में इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार अपना यहाँ पे समय इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने नोट्स बना लिया, आपने बुक्स को ही परचेज करके अपना क्वेश्चन कर लिया, तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बार बार आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपने इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो ज़रूर एक बार मेरे साथ इस बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको जो स्पेशली एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है 9, 10, 11 अक्टूबर 2023 में, उसमें विगत सभी प्रश्नों के साथ मैं आपको एनालिसिस करूँगा कि हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से आए थे, क्या मैं जितना टॉपिक आपको बता रहा हूँ और या मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से जितना टॉपिक आपको मैं कराने वाला हूँ, अगर आप मेरे साथ करते चले गए तो ये समझिए कि आपका जो एसएससी स्टैटिक जीके का जो पार्ट है आपका पूरा हो जाएगा। स्टैटिक जीके इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप इतना करके जाते हो तो आपको मोर देन सफिशिएंट है। और ये देख लीजिएगा, 8 क्वेश्चन, मतलब 50 में से टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे कि 8 क्वेश्चन आप बना ही लोगे अगर आप इतना पढ़ लेते हो साथ साथ मेरे तब। तो क्लास नंबर 1 है, आज इसकी शुरुआत करते हैं। बस आपसे यही एक हेल्प चाहिए कि आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, ताकि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, उतने ज़्यादा समझ में मज़ा आने वाला है। तो ये चैप्टर वाइज रहने वाला है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा और यहाँ पे आपको थ्योरी तो साथ साथ कवर कराई जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट भी होगा, थ्योरी भी होगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विगत एग्जाम में आए हुए हैं स्टैटिक जीके के, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरे भाई एसएससी जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो बता देता हूँ कि आपको कितना पढ़ना है। आपको कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतने टॉपिक्स को अगर पढ़ते हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है आपका शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं। शास्त्रीय नृत्य व भाषाएं यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करें तो आपका यूनेस्को विश्व धरोहर हो जाता है। प्रमुख त्यौहार, महोत्सव और मेले हो जाता है। महत्वपूर्ण देश, राजधानी और आपकी मुद्राएं हो जाती हैं। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। प्रमुख आपके लोक नृत्य हो जाते हैं। भारत के प्रमुख अनुसंधान और संस्थान का टॉपिक हो गया आपका, या फिर आपका राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल का टॉपिक हो गया आपका। राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का टॉपिक रहने वाला है। इतिहास की महत्वपूर्ण दिनांक और तिथियां क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रमुख खेल खिलाड़ी हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह आपका हो गया, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। प्रमुख पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें और लेखक के नाम है, जो हमेशा हमेशा उसी पुस्तक से क्वेश्चन आता है। संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद या कुछ ऐसी अनुसूची जहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रमुख वाद्य यंत्र व वादक हो गया उनके, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं आती हैं स्टैटिक में। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी हो गई। प्रथम महिला और पुरुष कौन कहाँ पे क्या था, ये भी क्वेश्चन बनता है। भारत के विश्व के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन है। प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहने वाला है। तो ये 20 से 21 टॉपिक आपका रहने वाला है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण स्ट्रेटेजी को कवर किया गया है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी का कोई भी आप एग्जाम देख रहे हो तो सारे एग्जाम उसके लिए आपका महत्वपूर्ण रहने वाला है। या एमटीएस हो, सेसल हो, सीजीएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम आपका रहने वाला हो, सारे में आपका ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये क्लास नंबर 1 है, जिसमें दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो स्पेशल जो प्रिपरेशन इसमें फोकस रहेगा वो एसएससी जेई को फोकस्ड रहेगा, और बाकी सभी एग्जाम को इसमें कवर किया जाएगा। पर जो फोकस्ड है एसएससी जेई के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर लिए कि सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे जो हमारी कुछ क्वेश्चन है
और देखो ये जो सारे क्वेश्चन है, इन सारे जो टॉपिक है, इन टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैं उस टॉपिक को यहाँ बता रहा हूँ। ये सारे टॉपिक मैंने उठाया कहाँ से है, जितने भी आपके एसएससी में प्रीवियस टॉपिक बन चुके हैं वहीं से क्वेश्चन सारे आए हैं। तो इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। और रही बात यहाँ पे कि जो है प्रीवियस ईयर की, तो मैं साथ ही साथ आप आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, बस मैंने यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये स्टेटमेंट, जो आपका ये टॉपिक है सारा, किस तरीके से इसको कवर किया जाएगा, इसमें सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा इसमें। और जो है यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कि जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, ताकि आपको लगे कि हाँ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा भाई, मैंने पूरा पेपर एनालिसिस किया चारों शिफ्ट का। 4 शिफ्ट पेपर हुई थी, 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था। 10 तारीख को 2 शिफ्ट हुई थी, 9 को 11 को मॉर्निंग में हुई थी। तो मैंने देखा है कि हर एक शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप स्टैटिक जीके वाला पार्ट करके जाते हो तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते चले जाओगे, करते चले जाओगे, तो आपके ये 8 नंबर तो समझ लीजिए कि आपको 8 में से नंबर तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। 1 नंबर इधर उधर हो गया, पर जितना टॉपिक आपको कराया जाएगा वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलो देखते हैं। पहला जो पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये जो हमारा पेपर है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने उठाया है 9 अक्टूबर की शिफ्ट से। पहला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी भारत में आयोजित एक प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट है। ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से है, वॉलीबॉल, क्रिकेट? तो सभी को बच्चों को पता होगा कि जो आपकी है किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित आपकी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी। तो ये संबंधित क्वेश्चन कैसे है? ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में झूम खेती को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती होती है डिफरेंट राज्य में, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, पर जो ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है वो आपका उड़ीसा के अंदर माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्रा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है सितार, सुरबहार, वायलिन, सारंगी। तो अब देखो, अगर आपने करंट अफेयर 2022 का नहीं पढ़ा, मतलब आपको ये नहीं पता कि 2022 में पद्म श्री पुरस्कार किसको मिला, नहीं मतलब है। बस आपको ये पता है कि जितने भी क्लासिकल डांस हैं या जो भी फोक डांस हैं या कोई जो प्रमुख वाद्य यंत्र, टॉपिक मैंने बताया था आपको, मैं टॉपिक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने टॉपिक यहाँ पे लिया है, प्रमुख यादवंत व उनके वादक। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा वाद्य यंत्र से कौन वादक संबंधित है, तो अगर वहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछेगा तो आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। पर अगर आपको ये पता है कि पंडित शिवनाथ मिश्रा का संबंध सितार से है, तो आप आसानी से टिक करके आगे निकल सकते हो। हमको ये नहीं मतलब है कब इनको अवार्ड मिला, क्या नहीं मिला, कुछ नहीं। बस हमको अगर कौन वादक है, कौन उस यार से संबंधित है, तो स्टैटिक में ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड था, जो कि आपके 9 अक्टूबर के सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर वास्तुकला की शैली है? तो मंदिरों के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि नागर शैली आपने पढ़ा होगा, पंचायतन शैली आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा द्रविड़ शैली। तो इन शैलियों से क्वेश्चन आता है। तो उत्तर भारत में जो लोकप्रिय मंदिर की वास्तुकला शैली है वो आपकी नागर शैली है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे द्रविड़ शैली, ये कहाँ पे है? दक्षिण भारत में बनाई जाती है। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बनी होती है, तो ये एक मंदिर बनाने की शैली होती थी। प्राचीन समय में जब मंदिरों का निर्माण होता था तो विभिन्न प्रकार की शैलियाँ चलती थी, जैसे कि द्रविड़ शैली, नागर शैली। तो वो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट हिसाब से उनको डिज़ाइन से बनाया जाता था। उस बेस पे हम लोग डिसाइड कर पाते थे कि ये किस क्षेत्र में रहने वाली या किस क्षेत्र में स्थापित होने वाली मंदिर हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे अपने टॉपिक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, बगुरम्बा। बगुरम्बा असम की किस जनजाति का फोक डांस? अब देखो किस जनजाति का फोक डांस है, तो बगुरम्बा आपका जो है बोडो जनजाति का है। किसका है? बोडो जनजाति का रहने वाला है। तो फोक डांस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, बगुरम्बा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। सत्रिया है, जैसे क्लासिकल डांस में आपका आता है। तो विभिन्न प्रकार क्लासिकल डांस में जब हम लोग पढ़ेंगे, फिर फोक डांस के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे, तो वो सारे टॉपिक आपका वहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन है, अली अहमद हुसैन खान किसके प्रतिपादक थे? अली अहमद हुसैन खान। अब देखो फिर ये आपका वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन आ गया। अली अहमद हुसैन खान शहनाई से संबंधित थे,
ठीक है भाई, शहनाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। ये भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एमटीएस के हर एग्जाम में हर सेट में पूछा जाता है। एसएससी जेईई में भी पूछ लिया गया, एमएससी सीजीएल में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया, हर एक एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है वो आपके किससे है, ये आपके कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये एपी का है, मतलब कि आंध्र प्रदेश का संबंधित ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये क्वेश्चन जो अभी तक हमने 6-7 क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो 6-7 क्वेश्चन जो आपके थे ये सारे क्वेश्चन 9 अक्टूबर की शिफ्ट में आए थे। तो आप देख सकते हो कि एक शिफ्ट के अंदर ऐसा नहीं है डिफरेंट शिफ्ट को उठाया गया, नहीं, एसएससी जेईई की आप जब 9 अक्टूबर को 2023 का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे 7 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन छूट गया होगा मुझसे, पर 7 क्वेश्चन तो मैं कंफर्म लेकर आया हूँ, वहीं से उठ कर आया है स्टैटिक का ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब महत्वपूर्ण दिवस में हमने आपको जो टॉपिक लिया था कि महत्वपूर्ण दिवस आपको बताया जाएगा, तो ये पहला ही क्वेश्चन 10 अक्टूबर का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन आया गया कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पुस्तक से संबंधित, संगीतकार से संबंधित है कि फेयरवेल माई फ्रेंड जो संगीतकार, उसके एल्बम का नाम, जो एल्बम था उसके संगीतकार का नाम क्या था, तो वो आपका संबंधित है तो शिव कुमार शर्मा का एल्बम था वो फेयरवेल माई फ्रेंड के नाम से। अब ये संबंधित क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन आपने देखा, दोनों स्टडी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान द्वारा सरोद को निम्नलिखित में से किस वाद्य से लिया हुआ माना जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से है और सन 2001 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। उसके बाद जो इनका वाद्य यंत्र सरोद है वो संबंधित है रबाब। रबाब उस समय का जो वाद्य यंत्र था उससे संबंधित है रबाब, तो रबाब यहाँ पे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, चीन। तो हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो आपका कहाँ पे है, आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले जो एरिया है, मतलब आप मोस्टली एरिया आपका पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में स्थित आपका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी। मणिपुरी डांस के जो मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। जैसे कि जितने भी आपके क्लासिकल डांस है उसमें 8 क्लासिकल डांस है, तो उनमें से मणिपुर भी आता है। तो मणिपुरी जिसे कहा जाता है, तो मणिपुर का वो क्लासिकल डांस है। तो इसमें किस भगवान या देवी को शामिल किया गया है, तो ये आपका भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है। तो थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी इंडियन लीग की स्थापना। तो अब ये देखेंगे आप कि 6 क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके आए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन आपके हैं 10 अक्टूबर की मॉर्निंग की शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। तो ये मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पे, तो हर एक शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक शिफ्ट को उठा के लेकर आया हूँ या मैं सब शिफ्ट को मिला के बता रहा हूँ, नहीं, एक एक शिफ्ट में मतलब 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 6 क्वेश्चन या मैक्सिमम 8 से 9 क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन तक देखोगे तो आपका स्टैटिक का ही बोलबाला है। तो स्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप स्टैटिक पढ़ के जाते हो तो आपका स्टैटिक जो है कहीं ना कहीं ये नहीं होगा धोखा देगा। आप पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, फिक्स्ड हैं, बस हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आ जाए, पर मोस्टली 50 to 60-70% क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला क्या है कि शब्द किक ऑफ, अब ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। किक ऑफ संबंधित खेल किससे संबंधित है, तो किक ऑफ जो होता है फुटबॉल से संबंधित खेल है। तो फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ खेल हैं उनसे संबंधित शब्दावली को लिया जाता है, तो वैसे ही किक ऑफ जो है फुटबॉल में होता है। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है, बास्केटबॉल कोर्ट की डायमेंशन पूछा है तो याद रखना है 28 × 15 मीटर होता है। सेम क्वेश्चन रिपीट है ये। खगेन महंत किस राज्य के फोक संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। तो खगेन महंत का संबंध जो है वो असम राज्य से संबंधित है। असम के लोक संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, मिताक्षरा पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मिताक्षरा पुस्तक जो है न्यायपालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है मिताक्षरा, न्यायपालिका से संबंधित आपकी है। कौन सा शहर सिलकान का पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी एक स्टैटिक का पार्ट है।
कि जो बेंगलुरु आपका है उसे सिलिकॉन पठार के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना शैली क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये उत्तर भारत है यहाँ पे नागर शैली चलती है, और आपकी दक्षिण भारत है यहाँ पे चलती है द्रविड़ शैली। ठीक है, तो जितनी भी मंदिर दक्षिण साइड में बनी मिलेगी, जैसे तमिलनाडु आपका कहाँ पे है, अगर आप स्टेट बनाओगे वहाँ पे तमिलनाडु आपका नीचे, आप यहाँ पे आता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जो आपका रहने वाला है वो आपके द्रविड़ शैली में आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा था, अभी आप जब कर रहे थे 9 अक्टूबर की शिफ्ट में क्वेश्चन, वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिला था, और 10 अक्टूबर की शिफ्ट में, मतलब कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपके आते जरूर हैं। पश्तो भाषा, पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? तो याद रखना, पश्तो भाषा जो आपकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बोली जाती है। ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की संगीत नाटक अकादमी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 नृत्य रूपों को मान्यता देती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो आपको बता दूं, मेरा जो पहला चैप्टर होगा वो शास्त्रीय नृत्य का ही रहेगा। जो क्लास कल से होगी वो पहला ही चैप्टर रहेगा क्लासिकल डांस का। उसके बाद करने की क्लास को पूरा करने के बाद आप लोग फिर से इस पेपर को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि संगीत नाटक अकादमी ने 8 क्लासिकल डांस को माना है, जिसमें से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ऐसे ही 8 क्लासिकल डांस है। पर छऊ, जो छऊ है वो अभी इसको मान्यता नहीं दी गई, पर हाँ इसको रखा गया है कि हाँ ये 9वां क्लासिकल डांस होगा। पर संगीत नाटक अकादमी इस बात को नहीं मानता है, संगीत नाटक अकादमी इस बात को नहीं मानता, वो केवल 8 क्लासिकल डांस को मानता है, जिसमें से आपका कुचिपुड़िया है, सत्रिय आपका रहने वाला है, भरतनाट्यम आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें तो आपका जो है कथक हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, तो इन सब चीज़ें आपकी मणिपुरी में हो गया। फिर आपका ये सारी चीज़ें जो हैं आपके क्लासिकल डांस में आती हैं, पर आपका छऊ नहीं आता, छऊ जो है आपका नहीं आता है। तो ठीक है, छऊ कब आता है? जो संस्कृति मंत्रालय है उसने माना था कि भारत के अंदर कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, छऊ उसमें शामिल किया गया है। पर ये अगर हम बात करेंगे कि संगीत नाटक अकादमी, तो संगीत नाटक अकादमी ने ऐसा नहीं माना है, उसने कुल 8 माना है। पर संस्कृत मंत्रालय जो है वो मानता है कि छऊ भी हमारा क्लासिकल डांस के अंतर्गत आता है। पर अभी इस पे बात विचार विमर्श चल रही है, पर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से छऊ जो है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार नहीं है, तो छऊ आपका राइट आंसर रहने वाला है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित नर्तक का सही चयन कीजिए। अब देखो, अगर आपको पता होगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य से कौन किससे संबंधित है, तब आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य पंडित बिरजू महाराज, देखो भैया जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका संबंध तो किससे था? कथक से संबंधित था। ठीक है, कथक से संबंधित ये हैं, तो ये तो आपका संयोजन नहीं होगा। यहाँ पे एक नाम आता है एलम एंट्रा देवी, तो ये जो आपकी है एलम एंट्रा देवी, इनका संबंध ही किससे है? मणिपुर से है। सुरेंद्र नाथ जैना का संबंध कुचिपुड़ी से नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का संबंध भी आपका मोहिनीअट्टम से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये आपका रहने वाला है। तो ये आपके सामने शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन है, तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां, तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां ये जो है डैश के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे, किस घराने से इनका संबंध था ये बताना था। तो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां पंजाब घराने से इनका संबंध था। ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है। अगला सवाल है, प्रभा अत्रेय का संबंध किस घराने से है? इनका संबंध आपके किराना घराना से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? जैसे आपने पढ़ा नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैसे ही आर्किटेक्चर में जो आपके मंदिर के स्कल्पचर बनता है, जो भी मंदिर का निर्माण होता है, उसमें आपकी प्राचीन समय में पंचायतन शैली का निर्माण होता था। इसके अंतर्गत 5 मंदिर मौजूद होते थे। अगला सवाल है कि अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को दिया गया? तो ये आपको दिया गया अपर्णा सतीशन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोंगम पेट्टू एमुरगड़िया को 2020 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या सम्मान उन्हें किसके उनके अनावरत योगदान के दिया गया था? तो भैया जो कोंगम पट्टू एवं मुरुगडया थे, ये पुरस्कार दिया गया था थाविल के लिए। थाविल क्या है? थाविल
वादक जो है, थाबिल एक वाद्य यंत्र है। थाबिल में क्या था, प्राचीन कर्नाटक संगीत वाद्य यंत्र है। इसके संरक्षण के लिए गुरु गोड्याको, जो कि पुडुचेरी से संबंधित हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। क्योंकि थाबिल उस समय कोई यूज नहीं कर रहा था, तो उन्होंने इसका संरक्षण किया, इसके बढ़ावा चढ़ावा के लिए काफ़ी काम किया। इसी से सरकार खुश होकर के 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। थाबिल संबंधित है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो आपको होंगे ना, वो स्टैटिक जीके के अंदर कुछ क्वेश्चन जो वाद्य यंत्र हो गया या ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो करंट अफेयर से रिलेट करती हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चनों की भी आपको प्रैक्टिस इसी के माध्यम से कराई जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग ये आपके हर एक शिफ्ट में एवरेज मान के चलते हैं, तो लगभग 40 क्वेश्चन 35 टू, ये आपके 35 टू 40 क्वेश्चन थे। 35 टू आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये 30 टू 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो कि सारे आपके प्रीवियस ईयर 9, 10, 11 अक्टूबर की शिफ्ट से देखने को मिले थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर एक शिफ्ट में इसका एवरेज मैक्सिमम 8 तक है, ठीक है। मिनिमम आपका 5 से 6 नंबर। तो अगर आप एक बार थोड़ा थोड़ा कर करके आधे आधे घंटे पढ़ करके 45 मिनट तक क्लास ले करके अगर आप इसको काम कर लोगे, तो लगभग 1 महीने के अंदर, अगर आज 17 फरवरी है, तो आने वाले 17 मार्च तक सारा आपका, या 20 मार्च तक सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक अच्छा स्टडी जीके का पार्ट आपका मजबूत हो जाएगा। और आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं क्वेश्चन बने हैं इन्हीं सारे टॉपिक, जो इतना टॉपिक मैंने आपको बताया, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन सारे बने हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। डेमो क्लास है, क्लास नंबर 01 है। बस इतना हेल्प है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, चीज़ों को आप लोगों को बताइए, और बस आपको वीडियो को शेयर करना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। और ये क्लास रोज़ाना आपको देखने को मिलेगी। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, इतने टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।